नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार इस वक्त की बड़ी अहम खबरें, चाहे फिर वो बाजार की हों, कंज्यूमर से जुड़ी हों या फिर राजनीति और बाकी आम खबरें। सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। तो बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का मोमेंटम नजर आया। निफ्टी करीब 105 अंक चढ़कर 25,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में दिन के निचले स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखी। आखिर दिन भर बाजार का एक्शन किस तरह का रहा, मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ इसका ब्यौरा दे रहे हैं। जी अंश, बताएं। तो निफ्टी का ये दूसरा सेशन था लगातार ही खरीदारी का। साथ ही साथ निफ्टी ने कुछ करीब 150 पॉइंट्स गेन किए डेज लो से। अगर हम यहाँ पे चार्ट में भी देखें तो निफ्टी 20 डीएमए के पास में फ्राइडे को रहा था, कल भी रहा था और आज वहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही हरे निशान में क्लोज हुए। 2 सेशन तक लगातार उनमें वीक चल रही थी और अब हरे निशान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो मोस्टली सारे ही सेक्टर इंडिसेस हमें हरे निशान में नजर आ रहे हैं। निफ्टी आईटी का ये टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आ रहा है आज के दिन। साथ ही साथ इंडेक्स ने 2 सेशन की लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक कर दिया है। इंडेक्स के लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक करने की बात करें तो यहाँ पे ऑटो की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑटो में लगातार 6 सेशन तक बिकवाली हो रही थी और आज ये स्ट्रीक ब्रेक हो चुकी है। ऑटो हरे निशान में बंद हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है एक स्मार्ट रिकवरी की। अगर एनर्जी की बात करें तो इसने भी 5 सेशन की लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे भी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। एफएमसीजी और बैंक का इंडेक्स का चार्ट देखें तो ये दूसरा सेशन है लगातार खरीदारी का। अगर सेक्टर लूजर के तौर पे देखें तो यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इकलौता एक मेजर इंडेक्स नजर आता है जो कि प्रॉपरली लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इस इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स है उसमें काफी ज्यादा हैवी शॉर्ट बिल्डअप होते हुए भी नजर आए। आज इंडेक्स की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थी, इसलिए इसमें काफ़ी वॉल्टिलिटी भी नजर आई। वीकली ऑप्शन एक्सपायरी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी कल होने वाली है, जिसके वजह से इस इंडेक्स में भी हमें काफ़ी उतार चढ़ाव नजर आ सकता है कल के सेशन में। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर खासकर नजर रखें कल के सेशन के हिसाब से। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी शरद दुबे आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच पर। आज जो है 5 अहम थीम्स या ट्रिगर्स या स्टॉक्स में लेके आता हूँ जहाँ पे एक्शन देखने मिल रहा है। और आज मेरे लिस्ट में जो है सुनिएगा 2 थीम्स जो है मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले आईटी का थीम लेके आए हैं एंड ऑफ कोर्स ब्रोकिंग हाउसेस का भी थम्स अप देखने मिला है। सेकेंड हाफ जो होता है FY25 का एक्सपेक्टेशन है कि इंप्रूवमेंट्स देखने मिले। जेन एआई को लेके जो है स्ट्रीट अभी भी बुलिश नज़रिए पे है और ओवरऑल जो है रिकवरी देखने मिल सकता है, क्योंकि अपने पिछले 1.5 से 2 साल में हमने देखा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट्स का इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स में देखने मिला। MOSL भी थोड़े से प्रेफर्ड प्लेस लिए हैं, मोतीलाल ओसवाल, HCL टेक, LTI, माइंडट्री परसिस्टेंट सिस्टम को चूज़ किया है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स के अलावा फार्मा स्टॉक्स में भी तेज़ी आई थी और हमने सुबह में ही बता दिया था आपको कि जो US में कल रात बायोसिक्योर एक्ट जो है ऑलमोस्ट पास हुई है, उसका जो कारण जो है ऑफकोर्स चाइना के बायोटेक कंपनीज़ को जो है उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो एडवांटेज भारत के फार्मा प्लेयर्स को देखने मिल सकता है। ऑफकोर्स प्राइसिंग इरोजन भी कम हो चुका है बाज़ार में और डोमेस्टिक डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण जो है ओवरऑल आज भी फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। तो ऑफकोर्स हमने आईटी के बारे में बात कर लिया, फार्मा के बारे में बात कर लिया, कल हमने एफएमसीजी के बारे में बात किया जो डिफेंसिव स्पेस था। लेकिन इसके अलावा जो है ऑफकोर्स जो स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ मूव्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे टाटा पावर सोलर सेल जो है स्टार्ट कर दे अपनी सबसे बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में। वही सोना BLW जो है उनकी 2400 करोड़ की QIP इशू जो है कंप्लीट हो चुकी है, जिसका QIBs में भी बड़े दिग्गज नाम आए जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आए हैं। और आखिर में डिक्सन टेक, यहाँ पे भी मोमेंटम देखने मिला क्योंकि उनकी जो आर्म है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स वो HP के साथ करार किया, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करने वाली हैं आपके PCs और नोटबुक्स, और ये भी तमिलनाडु प्लांट्स में देखने मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जहाँ पे न्यूज़ स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मूव देखने मिला है। एंड ऑफकोर्स आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है, कमोडिटी लेड प्रोडक्ट्स में भी अच्छी मोमेंटम आई है। तो ये 5 अहम थीम्स या स्टॉक्स है जो हमारे 5 के पंच की लिस्ट में शामिल होते हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए, 5 का पंच बताने के लिए। और मेटल शेयरों की बात करते हैं। मेटल शेयरों में आज अच्छी चमक देखने को मिली। मेटल शेयरों में तेजी की क्या वजह रही, विश्व मोहन मेरे सहयोगी बताने के लिए जुड़ गए हैं। जी विश्व मोहन, बताएं।
देखिए मेटल्स शेयरों की अगर बात करें तो स्टील कंपनियां तो चल ही रही, इसके अलावा कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज भी आज काफ़ी चल रही है, चाहे वो नाल्को हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंदुस्तान जिंक हो, या फिर टाटा स्टील या फिर JSW स्टील। तमाम शेयरों में आज अच्छी मजबूती दिख रही है। सबसे बड़ी वजह अगर माने तो हाल में जिस तरह की गिरावट आई थी वहाँ उसके बाद से अब एक रिकवरी के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। दूसरा, स्टील मिनिस्ट्री ने ये संकेत दिए हैं कि स्टील इंपोर्ट स्टील इंपोर्ट पर जो ड्यूटी अभी लगाई जाती है वो करीब 7.5% के आसपास है, इसे बढ़ाकर 10 से 12% तक करने पर विचार किया जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर स्टील कंपनियों को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो इंटरनेशनल डेटा की अगर बात करें तो चाइना, जहाँ के एक्सपोर्ट्स के जो नंबर आए हैं वो मार्च 2023 के बाद वो सबसे बेहतर दिख रहे हैं, तो ट्रेड के जो नंबर्स हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। साथ ही कुछ मेटल्स के, खास करके बेस मेटल्स में कॉपर के जो शंघाई एक्सचेंज है वहाँ के वेयर हाउसेस में वो कॉपर के स्टॉक कम होते जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी खबर है जो सपोर्ट मिल रहा है और चीन की तरफ से डिमांड बढ़ने की संभावना है। तो दोनों तरह के फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक घरेलू बाजार में इंपोर्ट को थोड़ी कम करने की तैयारी है और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड का सिनेरियो जो बन रहा है वो भी सपोर्ट कर रहा है। साथ ही अगले हफ्ते यूएस में ब्याज दरें बढ़ने वाली है, उसको लेकर लग रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ को उससे सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जो मेटल्स को आज के सत्र में सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी तेजी के साथ ज्यादातर मेटल्स कंपनियों में आज कारोबार हो रहा है। जी शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में बायो सिक्योर एक्ट को मंजूरी से फार्मा शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। क्या है बायो सिक्योर एक्ट और इससे किस तरह चीन की कंपनियों को नुकसान होगा और इसमें भारत की फार्मा कंपनियों का किस तरह से फायदा है, बताने के लिए वरुण दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, बताएं आखिर ये बायो सिक्योर एक्ट है क्या, चीन का नुकसान, भारत का फायदा, फार्मा इंडस्ट्री कनेक्शन, ये सब है क्या? डेफिनेटली, तो जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि यूएस में ये जो बिल है बायो सिक्योर बिल, इसको पास कर दिया गया है और अच्छे थंपिंग मेजॉरिटी से पास किया गया है। 306 to 81 वोट्स जो है वो यहाँ पे पास किया गया है। उस मेजॉरिटी से इस बिल को अगर आप देखें तो यूएस के हाउस में पास किया गया है। हालांकि अभी भी और 2 अप्रूवल लगेंगे, जिसमें एक सेनेट का अप्रूवल लगेगा, फाइनल अप्रूवल, उसके बाद ये लॉ बनेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल जो पहला स्टेप था इसके तरफ वो ले लिया गया है। और इस बिल के तहत अगर आप देखेंगे तो जितने भी यूएस की कंपनीज थी उनको कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध किया गया है कि चाइनीज़ बायोटेक कंपनीज जो है उनके साथ आप काम नहीं करेंगे। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के चलते इस तरह का कदम जो है वो यूएस में उठाना पड़ा है। हालांकि कंपनियों को 8 साल का वक्त दिया गया है, जिसके दौरान उन्हें धीरे धीरे अपना एक्सपोजर जो है वो चाइनीज़ कंपनीज पे कम करना पड़ेगा। और यहाँ 5 चाइनीज़ कंपनीज है बेसिकली जिनका नाम इसमें स्पेसिफिकली लिया गया है, जिसमें BGI जेनोमिक्स, MGI टेक, कंप्लीट जेनोमिक्स, इसके अलावा और 2 और कंपनी है, उखाई एपटेक, बायोलॉजिक्स। ये वो कंपनीज है जिन पे कहीं ना कहीं इस बिल में इनका नाम सामने आया है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ये जो कंपनीज है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यूएस की कंपनी से करीब 4-5 बिलियन डॉलर के आसपास का सालाना कामकाज जो है वो करती थी। तो इसके चलते दुनिया भर के बाजार में ये एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है और इसमें इंडियन कंपनीज जो है उनको भी फ़ायदा होगा, खासकर CDMO कंपनीज जो है उनको फ़ायदा होगा। हालांकि 2 से 3 साल का समय लगेगा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने के लिए, लेकिन हाँ, शुरुआत इसकी हो सकती है और पॉजिटिव शुरुआत जो है वो होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उन कंपनियों को होगा जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया के बाहर है, खासकर यूरोप और यूएस में जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है उनको सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए नजर आएगा। जैसे कि पिरामल फार्मा हो गया, जुबिलेंट फार्मोवा हो गया, डीवी, सिंजिन, ये तमाम वो कंपनीज है जिसको इसका फ़ायदा होगा। तो पहली शुरुआत तो हो चुकी है, बिल पास हो चुका है और 2 हर्डल्स बाकी है, वो भी जिस दिन पास हो जाएंगे उस दिन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इंडिया फार्मा कंपनीज के लिए। शुक्रिया वरुण इस अहम जानकारी के लिए। तो फार्मा सेक्टर में आखिर किस वजह से आज बेहतर संकेत नजर आए, ये वरुण ने आपके सामने रखा। इधर अगस्त में SIP का आंकड़ा 23,500 करोड़ के पार पहुंच चुका है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर SIP के आंकड़े जाने के पीछे की वजह क्या है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं SIP रिकॉर्ड स्तर पर, यानी जो निवेशक है वो भारतीय बाजारों को मजबूत करता हुआ। जी बिल्कुल, SIP के आंकड़ों के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे SIP आए हैं। देखा जाए तो जो SIP का आंकड़ा है वो 23,500 करोड़ के पार हो गया है। इसके अलावा अगर इक्विटी फ्लोस के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी 3% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है अच्छी इंक्रीज देखने मिली है और लगातार आप कह सकते हैं ये 38,000 करोड़ के आसपास चल रही है। इक्विटी फ्लोस के बाद जो थीमेटिक फंड
कहते हैं। यहाँ पे देखें तो पिछले 4 महीने में ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का इन्फ्लो देखने मिला है और ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यू फंड ऑफर्स है, उनके कारण जो है यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे जो है फिर से बड़ा निवेश देखने मिल रहा है। 3 महीने तक जो थी, 3 से 4 महीने तक म्यूटेड फ्लोज थी, लेकिन अब जो है मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही अच्छे फ्लोज आने लगे हैं। और 4 महीने के सुस्त ग्रोथ के बाद अब सिर्फ लार्ज कैप में भी देखें तो वहाँ पे भी 2600 करोड़ का इन्फ्लो देखने मिला है। इंटरेस्टिंगली अगर मैं बात करूँ तो ये हाईएस्ट फ्लोज है मार्च 2022 से। अगर ये लार्ज कैप के बारे में हम बात करें, पिछले 4 महीने में थीमेटिक एनएफओज ने जो है पूरा निवेश की बढ़ोतरी की है। लगातार 5वें महीने जो है फ्लेक्सी कैप फंड जो कहेंगे वहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। टीएलएस को छोड़कर सारे इक्विटी स्कीम्स में पॉजिटिव इन्फ्लोज आया है और आप जो ट्रेंड देख रहे हैं एसआईपी का वो भी बहुत तगड़ा है। आप देख सकते हैं 3-4 महीने पहले ये आंकड़ा 20,000 करोड़ था, अब ये आंकड़ा लगभग 24,000 करोड़ की ओर बढ़ते जा रहा है और क्या पता अगले 1 से 2 महीने में ये आंकड़ा 25,000 करोड़ का भी मंथली एसआईपी इन्फ्लोज हो सकता है। तो ओवरऑल अगस्त के एसआईपी के आंकड़े और एमपी के आंकड़े म्यूचुअल फंड के बहुत स्ट्रांग आए हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 19 सितंबर को मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करेगा। इस रिपोर्ट में आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक के क्या तरीके सुझाए जाएंगे, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट देखें। देखिए, वैश्विक लेवल पर जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए एक ग्लोबल बॉडी का गठन किया गया है जिसको कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। करीब 40 देश जो हैं इसके सदस्य हैं और ये देश आपस में मिलकर एक साझा रेगुलेशन बनाते हैं ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग और क्रॉस टेरर फाइनेंसिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर रोक लगाई जा सके। अब FATF की जो रिपोर्ट है जिसको कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं, वो रिपोर्ट 19 सितंबर को जारी की जाएगी जिसमें मोटे तौर पर 40 सिफारिशें जो है FATF ने की है सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन 40 सिफारिशों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको रोकने की कवायद की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इस रिपोर्ट का वो है क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित, जिसमें ये सिफारिश की जा रही है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कि हर तरह के जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो पेमेंट गेटवे के थ्रू हो, कार्ड्स के थ्रू हो, उसको ग्रेटर डिस्क्लोजर नॉर्म्स के दायरे में लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर तरह के ट्रांजैक्शंस को सिस्टम में दर्ज करना है और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हें इसका डिटेल्स साझा किया जा सकता है। इसके ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ है, टेरर फाइनेंसिंग है, उसको रोकने में मदद मिल सकती है। ये रिकमेंडेशंस का पार्ट होगा। अगर आप ग्रेटर डिस्क्लोजर नॉर्म्स की बात करें तो इसमें जो सेंडर और रेसिपिएंट का नेम है, बैंकिंग चैनल्स जिसका इस्तेमाल हुआ है, पेमेंट गेटवे है, इससे संबंधित जो डिटेल्स है वो सारे रियल टाइम पर सिस्टम में होने चाहिए। और जब भी ज़रूरत पड़े जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं किसी भी कंट्री की, अगर वो FATF के मेंबर हैं, उन्हें ये डिटेल्स साझा किए जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पे जो कार्ड होल्डर हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मोड जो हैं, उनको ज़्यादा डिस्क्लोज़र देने पड़ेंगे। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडियन गवर्नमेंट ने इस रेगुलेशन का, इस रिकमेंडेशन का सपोर्ट किया है। इनफैक्ट जो रेगुलेटर है, जो RBI है, उसके जो व्यू पॉइंट हैं वो भी FATF बोर्ड में साझा किए गए हैं। हालांकि इंडस्ट्री ने कुछ ऐतराज़ जताया है, खासकर जो उनका कंप्लायंस बर्डन है वो बढ़ने की संभावना है इन सिफारिशों को लागू करने के बाद। लिहाजा जो उनका कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगा उसको संज्ञान में लाने की बात की गई है। जो इंडस्ट्री प्लेयर्स सच है, जैसे वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उन्होंने और ज़्यादा डेलिब्रेशन कंसल्टेशन की मांग की है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन सिफारिशों पर आगे बढ़ने से पहले इंडस्ट्री के साथ और कंसल्टेशन किए जाएंगे, जो जेन्युइन कंसर्न है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद ही FATF की जो रिपोर्ट है उस पर सभी देश आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये है तमाम बातें इस खबर की। और इधर टाटा मोटर्स ने अपनी EVs की कीमतों में बड़ी कटौती की है। नेक्सन के दाम 3 लाख रुपए तक घटाए गए हैं। क्यों की गई है कीमतों में कटौती, मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी बता रहे हैं। जी सुमित, बताएं। त्योहारों के आने से पहले ही गाड़ी वालों ने गाड़ी के दाम घटाने शुरू किए हैं, डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया है। कल टाटा मोटर्स ने अपनी स्कीम्स कुछ लॉन्च की, इस पे 2 लाख रुपए तक के डिस्काउंट थे। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उन पे भी कुछ डिस्काउंट दिया गया है। हमारी बातचीत हुई आज पूरे दिन
ऑटो मैन्युफैक्चरर से, सबका मानना ही है कि डिस्काउंट की ज़रूरत है। यहाँ तक कि लग्जरी कार मेकर्स भी अपनी गाड़ियों पे अच्छा डिस्काउंट देने वाले हैं, क्योंकि ग्राहक फेस्टिवल सीजन में इसको एक्सपेक्ट करते हैं, उनको उम्मीद होती है कि डिस्काउंट्स आएंगे। और ये दौर अभी से नहीं चल रहा, पिछले 1-2 महीने से जब से पूरी गाड़ियों की जो मार्केट है वो प्रेशर में आई है, कंपनियों ने दाम घटाने भी शुरू कर दिए हैं। सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, वो प्राइस कट भी कर रहे हैं, यानी कि पूरे देश में प्राइस कट किया जाएगा। जनरली बात करें तो डिस्काउंट्स होते हैं रीजन टू रीजन, जगह जगह को देखते हुए, पर प्राइस कट पूरे देश में होता है। इसलिए ये प्राइस कट हो रहे हैं, ना कि डिस्काउंट। और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऑटो मार्केट के हालात बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जनवरी 2025 यानी अगले साल आएगी। इसकी रेंज को लेकर कंपनी ने क्या कुछ खास किया है, इसके साथ ही फेस्टिव सीजन में डिमांड का क्या आउटलुक है, इस बारे में हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मार्केटिंग और सेल्स के हेड पार्थो बैनर्जी से खास बातचीत की। सुमित, अभी हमने जो केरला में देखा है आपका, पिछले साल जो ओनम था आपका अगस्त एंड में था, इस साल मिडिल ऑफ सितंबर में होने जा रहा है। तो मोस्टली जो गाड़ियां डिलीवर होती हैं वो ओनम फेस्टिवल के दौरान होती हैं। बट हम यदि पूरा महीना देखें पिछले साल केरला का विस दिस ईयर फॉर मारुति के लिए, तो हम देख रहे हैं हमारी बुकिंग 10% का इजाफा हुआ है, तो विच बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है। आप यदि देखें, क्योंकि जो 10% बुकिंग बढ़ी है। और दूसरा, यदि हम गणेश चतुर्थी देखें जो कि शनिवार को था, पहला दिन था आपका, उसमें जो डिलीवरीज हुई है जहां जहां पे कि फेस्टिवल आपकी मशहूर है, वहां पे 10% की, वहां पे भी हम डिलीवरीज पे भी हमने ग्रोथ देखा है। तो यदि आप मुझसे पूछे तो मुझे लग रहा है कि हमें ग्रीन शूट्स दिखने लग गए हैं। फेस्टिवल टाइम में हमारी सेल्स और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप मानसून यदि देखेंगे तो बहुत अच्छी मानसून हो रही है इस साल। एक्चुअली सारे आपके वाटर रिजर्वायर, डैम्स जो हैं सारे फुल हो चुके हैं। और यदि इरिगेशन अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, तो हार्वेस्टिंग के बाद में वो अपने आप इकोनॉमी वापस आनी है। तो हमें लगता है कि वर्स्ट इज नाउ ओवर। हम अभी आगे की तरफ हमें लगेगा कि नाउ ऑटो इंडस्ट्री विल बी मूविंग ऑन द अपसाइड। और एक चीज आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी भारत मंडपम में आएगी, किस तरह की होगी, क्या रेंज होगी, कुछ बताएंगे फॉर कस्टमर्स का? हम अपनी पहली गाड़ी जो है भारत मोबिलिटी शो 2025 में लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो गाड़ी है हमारी, इसमें जो रेंज होगी वो 500 किलोमीटर प्लस होगी आपकी। क्योंकि आज की तारीख में जब हमने मार्केट रिसर्च किया था, 2-3 कंसर्न्स आए थे कस्टमर्स के। एक कंसर्न थी रेंज की, कि रेंज की एंजाइटी बहुत रहती है। यदि कम रेंज होती है, भाई कहीं चल रही है, जाम में फंस गए, ये ना हो गाड़ी रुक जाए। दूसरी होती है कि कहीं मुझे गाड़ी लेके जाना है, यदि मान भी लीजिए कि मेरी यदि बैटरी की चार्ज खत्म हो गई है, तो मेरे को चार्जिंग के लिए कोई स्टेशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हम जब इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे तो हम सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, हम पूरा एक ओवरऑल इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे। जो भी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनको वो एश्योर करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। त्योहारी सीजन में ग्राहकों का रुझान कैसा है, साथ ही ईवी सेगमेंट में नए लॉन्च और कैपेक्स को लेकर क्या योजनाएं हैं, इस पर मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनी कांत गोलाकुंटा से खास बातचीत की। कैसा है अभी तक का रिस्पांस, कितने बुकिंग्स आप कुछ शेयर कर सकते हैं नंबर्स हमारे साथ? फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है, मीडिया से, इन्फ्लुएंसर से, अभी कस्टमर से भी। अभी तक हमने बुकिंग शुरू नहीं हुई, 3 अक्टूबर को बुकिंग शुरू होता है। इस हफ्ते वीकेंड पे हमारा टेस्ट ड्राइव शुरू होता है। सो there's a lot of interest so far for the vehicle. We've got a lot of love from the customers and we're looking for a very good festive season for Thar Rocks. टॉकिंग अबाउट द मार्केट, पूरा अगर मार्केट की बात करें तो जनरली मार्केट में सेंटीमेंट कैसा है? वी हैव सीन कि मारुति ने प्राइस कट किया, टाटा ने प्राइस कट किया, आपका तो नया गाड़ी आया है, पर अभी आपका क्या प्लान है प्राइस कट को लेकर? क्या हम देखेंगे डिस्काउंट्स इंक्रीज होते हुए या प्राइस कट्स और आते हुए? तो फेस्टिव सीजन है तो स्कीम्स तो होगा, एंड ये सब टैक्टिकल मूव्स हैं हमारे लिए। बट पोर्टफोलियो देखें, अभी तक हमारा पोर्टफोलियो इज वेरी स्ट्रांग। आवर बुकिंग्स are at least 10% higher than what our regular billings are looking like at this point in time on deliveries. So our aspiration is it should be a very good festive season for us, and with the new launch and 3XO को भी देखेंगे, उसमें भी हमारा 9000 का बुकिंग्स हो रहा है और डिलीवरीज हो रहा है अभी। So very hopeful for the festive season.
उसके अलावा अगर जनरल सेंटिमेंट की बात करें तो थोड़ा सा सेंटिमेंट इज डाउन बिकॉज सेल्स इज इट बिकॉज ऑफ बेस हाई बेस लास्ट ईयर था, इज इट मेजरली बिकॉज की हाई बेस लास्ट ईयर था? और डिस्पैचेस पे कुछ बताइए टू डीलर्स बहुत बोलते हैं कि उनकी जो डीलर्स की इन्वेंट्री है काफी हाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्या स्टैंड है इस पर? या सो इंडस्ट्री को देखें तो पीवी इंडस्ट्री is growing at 2 to 3% अभी, but UV as overall is doing about 10% growth. तो उसमें देखेंगे हमारा भी at least 15% का growth हो रहा है, तो we are quite optimistic of the growth at this point in time, UV especially. And to dealers, I think it's a question of demand of the brands, and right now each of our brands have very strong traction in the market, so we don't see a big issue. Even if you see वाहन registrations, हमारी वाहन registration is about 93% of overall billings, which is higher than what the industry is. So we are quite optimistic at this point in time. और इलेक्ट्रिक में कल आपने एक नया गाड़ी दिखाया इलेक्ट्रिक पे, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में, उस गाड़ी के बारे में, और आपका जो BEV नया आने वाला है उसके बारे में कुछ? तो महिंद्रा का EV सेक्टर में कमिटमेंट is 100%, and that spans both last mile mobility, which is where आपने कल लॉन्च देखा था, और 4-wheelers में भी हैं. So in about 2 quarters, हमारी EV 4-wheelers in the PV also will come up as well. So we are quite gung-ho about the space, and we are fully committed with a very strong capex plan in place. And one last question on scrappage policy. अभी हम सुन रहे थे मंत्री जी को, उन्होंने कहा 3,000 रुपए मिनिमम देना पड़ेगा आपको स्क्रैपेज पे, आगे जाकर देना पड़ेगा. What is महिंद्रा एंड महिंद्रा's response? क्या response है आपका स्क्रैपेज पॉलिसी? SIAM as a body, we have agreed with the ministry that we are going to do about 1.5 minimum in terms of discounts on the PV side and similar discounts on the CV side. So we are fully committed to that. And on specific models, if we feel that there should be a higher discount that we can give, we will definitely explore that on an ongoing basis. बढ़ते आगे, त्योहारी सीजन में ग्राहकों का रुझान कैसा है, साथ ही रूरल सेगमेंट से डिमांड में कितना सुधार देखने को मिल रहा है, इस पर श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवणकर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवणकर। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ही समझना चाहेंगे, साहब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह की डिमांड दिख रही है? आज ही हमारे चैनल को टीवीएस मोटर की तरफ से कहा गया कि पहली बार वो देख रहे हैं कि रूरल में डिमांड ज्यादा है, अर्बन में कम है। तो क्या ये जो बात है, आपके आंकड़े भी बता रहे कि रूरल डिमांड बढ़ रही है, और क्या क्रेडिट ग्रोथ इस बार आप टारगेट कर रहे हैं? रूरल इंक्वायरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मानसून वाइड स्प्रेड है, सब जगह रीच हो गया है, लोगों का एक्सपेक्टेशन अच्छा है, और हार्वेस्ट का सीजन कब खत्म होता है वो टाइम पर कैश आ जाता है। तो सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं अभी। गणेश चतुर्थी से नॉर्मली दिवाली तक लोगों का ये नया इक्विपमेंट में न्यू इक्विपमेंट परचेस करना, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, ये सब होते रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी क्रेडिट डिमांड ज़्यादा ही रहेगा। और लास्ट ईयर भी ये फेस्टिव पीरियड में हमने देखा कि क्रेडिट डिमांड बढ़ गया था, इस बार भी बढ़ गया है। इस बार रूरल से इंक्वायरी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मानसून अच्छा हुआ है। तो क्रेडिट ग्रोथ माने सर फेस्टिव सीजन में 20% से ज्यादा रहेगा? नॉर्मली ईयर ऑन ईयर 15-20% ही रहता है अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो बेस ज्यादा रहता है ना, लास्ट ईयर का बेस ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो इस बार भी रिफ्लेक्ट हो जाता है बेस में। सर, एक चीज समझना चाहेंगे, आपकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, जनरल इंश्योरेंस के अंदर, वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो आगे चल के उनके वैल्यू अनलॉकिंग में क्या योजना रहेगी आपकी? देखिए, श्रीराम जनरल में हमारा ऑलरेडी एक पार्टनर है, इन्वेस्टर है, और श्रीराम लाइफ में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक पार्टनर इन्वेस्टर आ जाए। वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर आने के बाद हम लिस्टिंग का एक प्लान करना ही पड़ता है, और ऐसे और दूसरी भी एक रीजन रहता है कि एक लिस्टिंग करने के बाद एक विजिबिलिटी आ जाता है मार्केट में, और हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर हम श्रीराम जनरल का लिस्टिंग का प्लान करेंगे, उसके बाद लाइफ का करेंगे। मतलब प्लान अभी शुरू हो गया, 2 साल के अंदर हो जाएगा। और सर, जनरल में भी कितनी हिस्सेदारी है आपके जो विदेशी पार्टनर की है, और लाइफ में भी कितनी हिस्सेदारी आप देने का सोच रहे हैं?
देखिए ऑलरेडी हमारा सैनलैम के साथ पार्टनर है। उसका सैनलैम 26% पार्टनर है। उसको ऊपर 10% KKR का है श्रीराम जनरल में। लाइफ में ओनली सैनलैम है पार्टनर, बाकी इन्वेस्टर नहीं है। वहीं भी हम 5 to 10% का इन्वेस्टर को हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर लाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार इन्वेस्टर आने के बाद प्राइस डिस्कवरी हो जाता है। प्राइस डिस्कवरी होने के बाद मार्केट में जाना आसान हो जाता है। तो सर जनरल के बाद तुरंत लाइफ का प्लान रहेगा लिस्टिंग का? हाँ, जरूर रहेगा। मेरे ख्याल से जनरल का 2 साल का अंदर हो जाएगा। उसके बाद मे बी 1 और 2 साल का अंदर लाइफ का भी हो जाएगा लिस्टिंग। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।